दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बारे में सुनते ही हमें भूख से मरते लोग, एक संकी तानाशाह, रात को पूरी तरह से बिजली के अभाव में अंधेरे में डूबा एक देश नजर आता है। ये सभी बातें सच है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का एक दूसरा पहलू भी है, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, कैफे है, बच्चे स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं और BMW, मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि जब नॉर्थ कोरिया पर सभी देशों ने सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगा रखा है, तो आखिर कैसे नॉर्थ कोरिया के लोग और उनकी सरकार अपना खर्चा चलाने के लिए पैसे कमाते हैं और किस तरह से उनका इस्तेमाल करते हैं। आज हम नॉर्थ कोरिया के इसी फाइनेंशियल सिस्टम को समझने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके बारे में तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट देश है। कम्युनिस्ट देश में प्राइवेट कंपनीज नहीं होती, वहां सभी चीजें सरकार खुद ही कंट्रोल करती है। कम्युनिस्ट देश में लोग प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं ले सकते, सरकार ही उन्हें जमीन, घर और काम मुहैया करवाती है। दोस्तों, बता दें कि जब किम इल सुंग ने नॉर्थ कोरिया की स्थापना की थी, तब यहाँ सोवियत यूनियन का कंट्रोल था। सोवियत यूनियन भी एक कम्युनिस्ट देश था, जिस वजह से उन्होंने नॉर्थ कोरिया को भी एक कम्युनिस्ट देश ही डिक्लेयर कर दिया था। शुरुआती दिनों में किम इल सुंग लीडर जरूर थे, लेकिन उन्हें सोवियत यूनियन ही कंट्रोल कर रहा था। धीरे धीरे नॉर्थ कोरिया में राष्ट्रवाद की भावना जागने लगी और नॉर्थ कोरिया ने पूरी तरह से सोवियत यूनियन पर डिपेंडेंट न होने के लिए चीन का सहारा भी लिया। दोस्तों, चीन भी एक कम्युनिस्ट देश है, तो इस वजह से इनमें कुछ वैचारिक समानताएं थी। इन दोनों देशों में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 90 के दशक में सोवियत यूनियन टूट गया। इसी के साथ नॉर्थ कोरिया की एड का एक बड़ा हिस्सा चला गया। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि एड क्या होता है तो बता दें कि एड एक तरह की सहायता होती है जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में एक देश के द्वारा दूसरे देश को प्रदान कराई जाती है। खैर, जब नॉर्थ कोरिया की एड का एक बड़ा हिस्सा उनके हाथ से चला गया तो वहां अकाल पड़ गया, लोग भूख के कारण मरने लगे। कहते हैं कि इस बीच 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों? दरअसल नॉर्थ कोरिया में हर एक किसान को अपनी पूरी फसल सरकार के हवाले करनी होती है, जिसके बाद एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से सरकार ये अनाज फिर से लोगों में बांटती है और जितना अनाज कम होता है वो एड के रूप में आ जाया करता था। अब एड कम हो चुकी थी। 1994 में जहां एक इंसान को 450 ग्राम अनाज प्रतिदिन मिल रहा था, ये घटकर सिर्फ 128 ग्राम हो गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में आप कोई प्राइवेट बिजनेस या दुकान भी नहीं खोल सकते, जिस वजह से सभी को कोई ना कोई सरकारी नौकरी ही करनी थी, चाहे वो मिलिट्री में हो या खेत में। ये सिस्टम मर्दों पर ज्यादा लागू होता है। औरतें खुद हाउसवाइफ की तरह रजिस्टर्ड होते हुए सरकारी काम से बच सकती है, जिस वजह से ये औरतें कभी कभी गैर कानूनी तरीके से खाने पीने से लेकर इंपोर्टेड गुड्स जैसे कि रशियन सिगरेट्स या चाइनीज बियर की दुकानें लगा लेती है। लेकिन सरकार भी इन पर कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही और जब तक लोग खुश हैं तब तक सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं होगा। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में औसतन औरतें मर्दों से ज्यादा पैसे कमाती है। खैर, सन 2000 में नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट को यह समझ में आने लगा कि कम्युनिस्ट बने रहकर वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए उस समय वो एक स्कीम लेकर आए, जिसके मुताबिक हर महीने अगर कोई सरकार को एक फीस दे दे तो उसे सरकारी काम नहीं करना पड़ेगा, वो बाकी बिजनेस भी शुरू कर सकता है। लेकिन परेशानी है नॉर्थ कोरिया की करेंसी। वहां की करेंसी बिल्कुल स्टेबल नहीं है। 2009 में नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने ये लिमिट लगा दी कि कोई भी इंसान वहां 1 लाख वॉन या 8,500 भारतीय रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, जिस वजह से अब वहां के लोगों ने अपनी जरूरत का बाकी सामान खरीदने के लिए चीन की करेंसी युआन का सहारा लेना शुरू कर दिया। और बता दें कि सभी इलीगल ट्रेड्स के लिए युआन का सहारा ही लिया जाता है और लोग इस उम्मीद में चाइनीज करेंसी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग नॉर्थ कोरिया से भागकर चीन में बसने के सपने देखते हैं और इन लोगों का ये पूरा रैकेट इसी काम से पैसे कमाता है। अब बात करते हैं चीन की। दोस्तों, चीन नॉर्थ कोरिया के लिए कितना जरूरी है ये बात आपको इस बात से समझ आएगी कि जब साल 2018 में किम जोंग उन और शी जिनपिंग की मीटिंग हुई थी,
तो उस मीटिंग में शी जिनपिंग की स्पीच के वक्त किम जोंग किसी असिस्टेंट की तरह नोट्स बना रहे थे। जी हाँ, हर समय बेबाकी से कुछ भी बोल देने वाले किम जोंग नोट्स बना रहे थे ताकि वो स्टेज पर सिर्फ काम की बातें ही बोले और कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, जिससे चीन नॉर्थ कोरिया से गुस्सा हो जाए और फिर नॉर्थ कोरिया को मोहताज होना पड़े। तो देखा दोस्तों, चीन की ताकत। लेकिन ऐसा क्यों? बता दें कि इस वक्त नॉर्थ कोरिया के साथ व्यापार करने पर ज्यादातर देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन चीन नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। किम जोंग के महंगे होटल्स में लगी लग्जरी आइटम से लेकर वहां की सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियां ज्यादातर सभी चीन से ही इंपोर्ट की गई हैं। चीन समय समय पर नॉर्थ कोरिया को एड भी देता रहता है और गैर कानूनी तरीके से उन्हें हथियार भी सप्लाई करता है। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट अपने यहाँ जो हथियार बनाती है उन्हें वो सीरिया, ईरान जैसे देशों को या फिर आतंकवादी ग्रुप्स को बेचकर पैसे कमाती है। अभी बीते कुछ सालों में नॉर्थ कोरिया ने एक हैकर्स की आर्मी तैयार की है जो कि सरकार को इलीगल ट्रेड से बहुत पैसा कमा कर देती है। अभी नॉर्थ कोरिया के जितने भी इलीगल यानी कि गैर कानूनी कामों की हमने बात की है, उनको चलाने वाले लोग ज्यादातर सरकार में ही ऊंची पोस्ट रखने वाले लोग होते हैं। ये सब कुलीन परिवार से होते हैं। नॉर्थ कोरिया के कई सरकारी डिपार्टमेंट्स ने भी प्राइवेटली फैक्ट्रीज या फिर दूसरी तरह के कारोबार खोल लिए हैं और ज्यादातर वो अपने यहाँ काम करने के लिए आर्मी के लोगों को ही फैक्ट्रीज में वर्कर की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया आखिर पैसे कैसे कमाता है, तो बता दें ये जानना आज के टाइम पर बहुत ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अलग अलग गैर कानूनी तरीके से पैसे छाप रहा है और उसने अपनी इकोनॉमी को इतना जटिल बना दिया है कि इस वक्त कोई भी नहीं कह सकता कि वो एग्जैक्ट कौन सा इकोनॉमिकल मॉडल इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा चीन की जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस भी नॉर्थ कोरिया में चीजों को और ज्यादा उलझा देती है। इन सब के अलावा भी नॉर्थ कोरिया के पास एक स्ट्रेटजी है जिसका इस्तेमाल वो बहुत ही चालाकी से करता है। आपने देखा होगा किम जोंग हर 3 से 4 सालों में एक बार तो न्यूक्लियर हमले की धमकी दे ही देते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो संकी है? नहीं, दरअसल जब भी नॉर्थ कोरिया की जनता भूखी मरने लगती है तब नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर हमले की बात करता है। और ये बात वो ये कहकर करता है कि उनकी इकोनॉमी पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका उन्हें उनके हिसाब से जीने नहीं दे रहा। ऐसे में अमेरिका को दबाव में आकर नॉर्थ कोरिया पर लगे सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंधों को थोड़ा कम करना पड़ता है और इसी का फायदा उठाकर वो बहुत सारी एड ले लेते हैं और अपने सभी कारोबारों को बढ़ाते हैं। लेकिन फिर कुछ ही वक्त में नॉर्थ कोरिया की हरकतों के कारण इन पर सैंक्शन फिर से लगा दिए जाते हैं। लेकिन इससे नॉर्थ कोरिया को इतना वक्त मिल जाता है कि वो अपनी जनता को पाल सके। नॉर्थ कोरिया की ये दिमागदार रणनीति हर बार काम करती है क्योंकि न्यूक्लियर हमले की जरा सी भी आशंका है तो इससे अमेरिका अपना नुकसान नहीं करवाना चाहेगा। इस वजह से चाहे नॉर्थ कोरिया में कितनी भी गरीबी आ जाए, नॉर्थ कोरिया एक के बाद एक अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी बढ़ाता रहता है। नॉर्थ कोरिया के पास जब तक ये हथियार है वो तभी तक जिंदा है। न्यूक्लियर हथियार छोड़ते ही उनके पास प्रेशर बनाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। वही दूसरी ओर अगर वो न्यूक्लियर हथियार नहीं छोड़ेंगे तो इन पर लगे सैंक्शंस कभी नहीं हटेंगे। तो दोनों ही तरफ से वो फंसे हुए हैं। कुछ ही वक्त में वहां की फैक्ट्रीज में सोवियत यूनियन के वक्त की मशीनें बंद हो जाएंगी और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे कोलैप्स करने लगेगा। जिस तरह से चीन आगे बढ़ रहा है शायद उसे एक वक्त के बाद नॉर्थ कोरिया की जरूरत ना पड़े, वो भी उसका साथ छोड़ दे। तब नॉर्थ कोरिया क्या करेगा ये कोई नहीं जानता। आपको नॉर्थ कोरिया के भविष्य के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कीजिए। धन्यवाद।